जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है इन्होंने। हम कभी भी, सुप्रीम कोर्ट भी कभी भी कोई कैटेगोरिकल इस तरह की डायरेक्शन या जजमेंट नहीं दे पा रहा कि जो प्रिंसिपल लॉ है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो जिम्मेवार ठहराया जाए। होता क्या है, मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूं, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सफाई का, सैनिटेशन की सफाई का, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा के आदिल को दे दिया, आदिल ने उठा के दे दिया एचपी राय को, एचपी राय ने उठा के दे दिया गुप्ता जी को। अब वो लीगल जो लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी है वो शिफ्ट हो गई और वो गुप्ता जी के पास चली गई। कोई आदमी मर जाता है, गुप्ता जी को पूछेंगे। अच्छा, गुप्ता जी भी क्या समझदारी करेंगे? गुप्ता जी कहेंगे मैं इस मुसीबत में क्यों पड़ूं, वो सफाई कर्मचारियों के नेताओं में से कोई अच्छा आदमी ढूंढेगा, उसको दे देंगे डॉक्टर। आखिर में मरता कौन है फिर? आखिर में आके सफाई कर्मचारी। और ये बैठे काम करने वाले अजय जी आए गाजियाबाद से बताएंगे, इनमें से मेरे साथ कई लोगों ने ठेके ले रखे होंगे, ये बैठे ठेके वाले। आपके पास कोई ठेका है ऐसा? नहीं, अपना अपना स्कूलों का सफाई का काम। अब होता क्या है, आप उसी आदमी को जो विक्टिम है उसी को ठेकेदार बना देते हैं, आप बच जाते हैं। ये है हमारी लीगल प्रॉब्लम सबसे बड़ी, कि हम एम्प्लॉयर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपनी जजमेंट में कह रहा है कि किसी भी तरीके से, पहले तो हम कोशिश ये कह रहे हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग है जो मेन कॉज है। अब देखिए होता क्या है, अपने 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 हमने अपने होश में देखा है, अपने होश में हमने कभी मरते नहीं देखा। तो हम लोग तो ये 60 के दशक से इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, हमने किसी को सीएम में मरते नहीं देखा। लेकिन अब धीरे धीरे जब आउटसोर्सिंग शुरू हुई और ये तो 1990 से 90 के बाद 1990 के बाद 2000 से अब वो ठेकेदार को देते हैं। पहले क्या होता था, इंस्पेक्टर खड़ा है सर के ऊपर, सैनिटरी इंस्पेक्टर सफाई करा रहा है, अगर इवन अगर वो बदमाशी करते हो तो शराब भी पिलाता है, लेकिन खड़ा रहता है कि कोई नुकसान ना हो। तो सफाई करने के बाद भी सफाई कर्मचारी हमारा बचता है। अब क्या ठेकेदार है, वो ठेकेदार कहेगा 300 नहीं 400 ले, इसको घुस के साथ करके खत्म करता नहीं। वो अंदर जाता है, आता ही नहीं है, दूसरे जाता है उसे देखने, वो अंदर नहीं आता। अभी गाजियाबाद में कल 27 को 2 लोग मरे, ऐसे ही मरे। एक अंदर गया, दूसरा उसको देखने गया, क्यों नहीं आ रहा, वो भी गया। अब क्या है, ये लोग लड़ेंगे उसके लिए, बहुत ज्यादा उनको पेंशन वो दिला दो, कॉम्पनसेशन दिला दो। कॉम्पनसेशन 30 लाख का, 30 लाख कॉम्पनसेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये उसी में किया है, उसमें है बलराम, डॉक्टर बलराम में 3 लाख 30 लाख। अब हमारे 20 से 25 27 की उम्र वाले आदमी की कीमत 20 लाख या 30 लाख रह गई है। हाथ में उसके कितना आता है ये नहीं पता हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख बोला हुआ है। हमारे हाथ में कितना है, बच्चे कैसे पलते ये बताएंगे। अभी इनको मौका देंगे जब हम एक्सपीरियंस आ सकते, ये बताएंगे अब उनके घरों में क्या हालत है। तो मित्रों, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा ने हम आप सबको इकट्ठा किया है। हमने पिछले वर्ष की तरह बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, इसमें बड़े सीनियर लोगों को बुला रहे हैं। हमने सिर्फ एक्टिविस्ट को बुलाया है, और वो एक्टिविस्ट को बुलाया जो इस समस्या से जुड़े हैं, और वो इस समस्या पर अपनी बात बताएंगे कि हमें इस दिशा में किस दिशा में आगे जाना चाहिए, इसको कैसे रोका जाए, प्रिवेंशन कैसे की जाए। हमें देखिए, हम इंटरेस्टेड नहीं है कॉम्पनसेशन में, हम प्रिवेंशन में इंटरेस्टेड है। हमारे नेता ये देते हैं, उनको दिलाने के बाद, कंपनसेशन दिलाने के बाद गले में माला डलवाते। अरे भाई, किस बात की माला डलवा रहे? कंपनसेशन दिलवा दिया, अरे भाई उसको अंदर भिजवाओ ना, जेल भिजवाओ ना, तब तो समझ में, प्रिवेंशन करो ना। तुम ये पैसे देके 10 लाख देके 15-20 लाख मुझे देकर कह दोगे जी आप घर बैठ जाओ आराम से। हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हमारे जो प्रयास हैं, हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि इसको किस तरह से रोका जाए, मौतें कैसे रोकें। उसके बाद आता है कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एक्ट बनाया 2013 में जो आया मैनुअल केविल जी हैं, क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, रिहेबिलिटेशन। आप उसका देखिए प्रोविजन, आपको लगेगा ही नहीं कि उसको कभी कहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे इफेक्टिव बॉडी जो दलितों को डील करती है वो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी 338 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट की गई है। उन्होंने 2017 में हमारे सामने हाथ खड़े कर दिए। एसपी राय थे, मैं था, राजेंद्र थे, और ढेर सारे लोग यहाँ बैठे होंगे,
बाबूलाल जी थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कैसे रोका जाए, हम ये मौतें कैसे रुके, हमारी प्रॉब्लम है कि मौतें कैसे रुके, हम उसी पर काम करें कि मौतें कैसे रुके, यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम उनको रोकना चाहते हैं, कंपनसेशन बाद में, पहले रोका जाए, मौतें कैसे रुकती, यही हमारा था। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे पास कुछ मैकेनिज्म नहीं है। मेरा ये सोचना है, मेरी अपना जो हमारा अनुभव है, जो हम लोगों ने काम किया है, अगर इसको रेगुलेट किया जाए और वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया उसे बंद किया जाए और तरीके से रेगुलेट किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि आदमी को बचाया नहीं जा सकता। ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आता, ये दोनों तीनों केसों के अंदर में आया। मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म की जाए, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो सकती इस देश में खत्म, मैं गारंटी देता हूं, मेरे 40-50 साल का काम है, नहीं गारंटी नहीं हो सकती खत्म मैनुअल स्कैवेंजिंग, और कोई चाहता नहीं उसे खत्म करना, ना ही सीवर में डेथ खत्म होने वाली है। कौन सा दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको सीवर डेथ नहीं मिलेगी केस। तो ये रवि जी और आदिल जी और हमारे वकील लोग यहाँ बैठे हैं, वो इस कॉम्प्लिकेशन को, लीगल इश्यूज को समझें। क्या हमारी कोशिश ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने, मुझे याद आया 2017 में मुझे अटॉर्नी जनरल, जो आज अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने मुझसे कहा, यार शुक्ला जी आप एक काम करो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सारे स्टेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैंने कहा अच्छा करता हूँ मैंने वो लिखा, साल लगाया उसके ऊपर, पैसे लगाए, खूब करा। जो इंफॉर्मेशन आ रही, मैंने दिल्ली वालों से पूछा, भाई आप बताओ कितनी मौतें हुई है तुम्हारे यहाँ, और आप क्या प्रिकॉशन लेते हो, रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करते हो, जो एक्ट में प्रोविजन। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, घुमा रहे हैं, वो तो हमारा काम नहीं कि दिल्ली जल बोर्ड वालों का, दिल्ली जल बोर्ड वालों ने कह दिया तो एनसीटी वालों का काम, घुमा रहे, जवाब नहीं दिया। वो अब रिपोर्ट पड़ी है, वो कभी भी उसका मुद्दा बना के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मुद्दे ये मित्रों, हमारे सामने ये समस्या है, हम लोग प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं दे रहे। हर आदमी एक कोशिश में रहता है कि आप उसको 10 लाख दिलाओ, 15 लाख दिलाकर समस्या को खत्म करो। समस्या खत्म नहीं हो रही, रोज मर रही है, कोई आदमी आवाज ही नहीं उठा रहा और कोई चिंता भी नहीं करता है। अब तो बहुत आम बात हो गई है, रोज दिल्ली के अंदर इसी महीने कहीं डेथ हो चुकी है दिल्ली के अंदर, और मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो आप आंखें खुल जाएंगी। ये कौम, पूरी कौम की कौम पूरे देश से खत्म हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि एक जाति यहां काम करती है, गुजरात में भी वही हो, आंध्र प्रदेश में भी वही हो, महाराष्ट्र में भी वही हो। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोग आए हुए, पूरे राजस्थान के लोग गए, उत्तर प्रदेश के लोग गए, पंजाब के लोग गए, हरियाणा के लोग गए हुए राजस्थान में। वहां स्कैवेंजर या सफाई करने वाला आदमी, ये वहां से माइग्रेट करके जाने वाले लोग, मुझे लगता है कि वहां बहुत कम लोग हैं जो महाराष्ट्र में खुद ये सफाई के काम में लगे रहते हैं। तो मित्रों, हम लोग सब जो संघर्ष, हमारे सीनियर लोग बैठे, इतनी उम्र हो गई अब हमारे यही एक प्रयास है। एक और हमारी लड़ाई थी, उसमें हम जीवन में, मैंने 2-3 ही मुद्दे रखे अपने जीवन में। एक तो आरक्षण में सबकी भागीदारी हो जाए, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको भी मिल जाए। और दूसरा ये, क्योंकि गांधी जी ने, मैं गांधी जी का जितना अम्बेडकर का फॉलोअर हूं उतना ही मैं गांधी जी का भी फॉलोअर हूं। गांधी जी ने पूरा जीवन इस समाज के लिए दे दिया, गोली इसी समाज के लिए खाई। ये लोगों को पसंद नहीं आया कि छुआछूत खत्म करने आदमी, ये कौन आदमी आ गया, और कौन आदमी आ गया सफाई मजदूरों में जाकर उनकी बेहतरी की बात सोच रहा है। ये सोचने वाला ये आदमी कौन आ गया? अभी इस मानसिकता का भी समाज है हमारे देश में। उन लोगों ने गांधी को गोली मार दी, पसंद नहीं आया। अब हम इस सिलसिले को हम लोग अब तक चला रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम अपने जीते जी, हमारा अश्विना है और हमारी टीम के जितने लोग, राजेंद्र बैठे हैं, जो बाकी लोग बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, ये सचिन बैठे हैं, सचिन जैसे लोगों को तैयार करने, भाई हमने तो अपना कर लिया जो करना था। अब आने वाले वक्त में आप लोग संभालेंगे। ये पूरी वकील, ये नौजवान जो लोग नीचे वकीलों की टीम बैठी है, इन लोगों की जिम्मेवारी लगा रही है, आप लोगों ने संभालना है। मित्रों, यही है आज का मुद्दा, और अपने विचार आप रख सकते हैं जो प्रदेशों से आए, लेकिन इस मुद्दे के अलावा हम और किसी भी मुद्दे की चर्चा नहीं करेंगे। रिहैबिलिटेशन कहते, रिहैबिलिटेशन पर मुझे नहीं लगता कि कोई हमको ऐसा मिलेगा कोई अच्छा केस जहां कहीं कोई अच्छे से रिहैबिलिटेट किया हो इन्होंने, किसी भी सरकार में, कोई भी प्रदेश में, मुझे नहीं लगता। ये सारे मुद्दे हमें ऐसे हैं, हम चाहते हैं कि एक आदमी, मेरा इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई विश्वास नहीं है।
ना पहले था ना आगे। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद रखता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट देखने के बाद ना मुझे बहुत तकलीफ हुई है। उस जजमेंट में कुछ नहीं है। डायरेक्शन दे दो, कौन मान रहा है आपकी डायरेक्शन? वो कहते हैं ना, अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कल कहा या परसों कहा कि शेड्यूल कास्ट जो कमीशन जो है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है 338 में, वो तो एडवाइजरी कमेटी है एक तरह से। वो तो रिकमेंडेशन देती है कि उसकी बाइंडिंग नहीं है, उसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। जब तक तो हर आदमी ये कहता है कि भैया अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहीं जाना है, पहले तो आपने आयोग से परमिशन ले ली। नेशनल कमीशन शेड्यूल का 338 में जो क्रिएट होता है, अब उसके सेक्शन 9 देखे ना, उसमें क्लॉज 9 में देखिए ना, 9 में कहते हैं कि इनको जो भी उसको अंदर इनको सिविल कोर्ट की पूरी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट कल कह रहा था एडजुडिकेटरी कोई फंक्शन नहीं ले सकती है कोर्ट, वो ऑर्डर नहीं पास कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे पास, 338 की क्लॉज 9 पढ़ के देख ले आप। वो कहता है ये कोर्ट की तरह फंक्शन करेगी। ये रवि जी को दिखाओ जरा, 338 9 क्लॉज 9 नहीं, जरा देना।